नमस्कार। हमारा द्वितीय शैक्षिक संवाद का आज प्रारंभ होने जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से। जितने भी हमारे जिले के साथी एपीसी, बीआरसी, सीएससी और हमारे जो शिक्षक साथी हैं जिनके लिए ये काम संचालित किया जा रहा है ऑनलाइन, आप सभी का इसमें स्वागत है। और चूंकि ये 4, 5, 6 मॉड्यूल जो आप लोगों ने पूर्ण किया है उसके आधार पर ये फॉलोअप शैक्षिक संवाद हमारा कार्यक्रम आज प्रारंभ है। तो मैं आदरणीय आयुक्त महोदय से अनुरोध करूंगा कि हमारे शिक्षक साथियों को संदेश देने का कष्ट करें। धन्यवाद। आप सभी का पुनः इस शैक्षिक संवाद में स्वागत है। और आप सभी अवगत होंगे कि राज्य स्तर से कोविड परिस्थिति के दौरान भी निरंतर आपसे संवाद करने के लिए बहुत सारे पहल किए हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमने प्रारंभ किए हैं। और YouTube का इनोवेटिव योग इसी श्रृंखला में एक बहुत इनोवेटिव स्टेप है, जहां पे हम एक ही दिन एक ही समय राज्य स्तर से अपने तमाम शिक्षक साथियों से बात कर सकते हैं। जो कार्यक्रम की रणनीति है, कार्यक्रम का क्रियान्वयन किस तरीके से होना है, किस जिले की प्रगति किस तरह की है, इन सब विषयों पे हम चर्चा कर सकते हैं। आपने गौर किया होगा और ध्यान दिया होगा जो पिछले शैक्षिक संवाद आयोजित हुआ था उसमें हम लोगों ने बहुत स्पष्ट किया था कि शैक्षिक संवाद का जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है वो यह है कि निष्ठा के माध्यम से जो कोर्सेज लिए जा रहे हैं, जो ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं, उन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ग्रहण करने के उपरांत हम कक्षागत प्रक्रियाओं में कैसे सम्मिलित कर सकते हैं, कैसे प्रशिक्षण से सीखी हुई नई जो बातें हैं, जो हमने प्रशिक्षण का पूरा सार है, कैसे हम अपनी कक्षागत प्रक्रियाओं में उसको सम्मिलित करें। और जो क्लासरूम ट्रांजैक्शन होता है, बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों को समझाने में हम कैसे इन सभी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, यह सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य है। आप देख रहे हैं कि शिक्षा प्रशिक्षण एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसा इंटरवेंशन है जो लंबे समय से चला आ रहा है। लेकिन जिस तरह से सीएम राइज के माध्यम से हमने शिक्षक की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए कोर्स डिजाइन किए थे, और दिसंबर के पहले सप्ताह से अक्टूबर के पहले सप्ताह से जब निष्ठा के कोर्सेज लॉन्च हुए हैं, तो निष्ठा के कोर्सेज में भी इन बातों का ध्यान रखा गया है कि हमारे जो कोर्स हो, जो शिक्षण सामग्री हो, जो प्रशिक्षण सामग्री हो, वो सतही ना हो, थ्योरेटिकल ना हो, वो क्लासरूम की, स्कूल की, हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनके जो पेडागोजिकल स्किल्स हैं, उनको ध्यान में रख के ही डिजाइन की जाए। और इन शैक्षिक संवाद को आयोजित करने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। आप याद करिए, जब हमने निष्ठा की प्रारंभिक बीसी ऑर्गेनाइज की थी, उसमें एक बात पे काफी जोर दिया था कि किसी भी जिले का ध्यान, और जिले के साथ साथ हमारे डीपीसी, डाइट, बीएसी, बीआर, हमारे शिक्षक सिर्फ आंकड़ों पर ना हो कि हमारे जिले में इतने शिक्षक हैं, इतने जिलों के शिक्षकों ने निष्ठा के जो कोर्सेज हैं उनको पूर्ण कर लिया है। हमारा ध्यान पूर्णतः इस बात पर होना चाहिए कि निष्ठा माध्यम से जो बातें हमने सीखी हैं, प्रशिक्षण के दौरान जो नई बातें हमारे संज्ञान में आई हैं, उनको ग्रहण करें, उनको स्वीकार करें, और कैसे इस नए अर्जित ज्ञान को हम कक्षागत प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, सबसे ज्यादा ध्यान इन्हीं बातों पे देने की आवश्यकता है। और सिर्फ इसी एक मूलभूत उद्देश्य के साथ शैक्षिक संवाद आयोजित जाता है, जहाँ पे पहले शैक्षिक संवाद में जो पहले निष्ठा के 3 कोर्सेज थे, हमने उन पर चर्चा की थी। और आज निष्ठा के कोर्स नंबर 4, कोर्स नंबर 5, कोर्स नंबर 6 जो है उस पर हम चर्चा करेंगे। और उन कोर्स से आप क्या सीखना है, क्या नई बातें हैं जो आपको ग्राह्य करनी है, और कैसे उनका उपयोग क्लासरूम में करना है, उस तरह का एक प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष किया जाएगा। मैं बहुत संक्षेप में तीनों ही कोर्सेज का ओवरव्यू आपके सामने रखूंगा। जो मूल बातें इन कोर्सेज में हैं, जो मैंने देख पाया हूं और समझ पाया हूं। जो कोर्स नंबर 4 है वो है शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में लिंग को एकीकृत करना, यानी कि जो जेंडर इंक्लूजन की हम बात करते हैं। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक विकास हो रहा है, महिलाओं की जो भूमिका है वो बढ़ती जा रही है। और हमारा शिक्षा विभाग एक बहुत अच्छा उदाहरण है
शिक्षा विभाग में बहुत बड़ी संख्या में जो कार्यरत स्टाफ है वो स्वयं महिलाएं हैं। महिलाएं टीचर्स के रूप में काम करती हैं और इसीलिए जो स्टीरियोटाइप एक सोच होती थी, जो एक पुरानी सोच, महिलाएं घर की चारदीवारी का काम करेंगी, पुरुष घर के बाहर काम करेंगे, इस सोच को तोड़ने का एक बहुत अच्छा काम हमारे स्कूल शिक्षा विभाग ने ही किया है। और रोज अपने खुद के साधनों से ट्रेवल करके या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करके महिला शिक्षिकाएं हैं वो स्कूल से पहुंचती हैं बच्चों को पढ़ाने। जो बदलते सामाजिक और आर्थिक परिवेश का एक बहुत अच्छा उदाहरण है और हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे विभाग में, हमारे क्लासरूम में आप देखेंगे कि हमारे विभाग का जो ओवरऑल एनरोलमेंट सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का, वो ऑलमोस्ट बच्चियों का और बच्चों का बराबर ही है। इनफैक्ट कई स्कूल्स में, कई जिलों में बच्चियों की जो पढ़ने वाली संख्या है वो ज्यादा है बालकों की अपेक्षा। तो किसी भी शिक्षक साथी को, हमारे विभाग में कार्यरत किसी भी अधिकारी को, अगर वो इस सोच के साथ काम करते हैं कि जिसे हम स्टीरियोटाइप बोलते हैं कि अमुक जेंडर है, उसको यही रोल सूट करता है, इससे बाहर उनको नहीं जाना चाहिए, इस तरह की सोच को तोड़ने की बहुत आवश्यकता है। विशेषकर हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनकी अपेक्षा है कि क्लासरूम में जो अध्ययनरत बालिकाएं हैं उनको उन पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये बच्चियां ऐसी हैं जो घर का सारा काम करने के बाद स्कूल आती हैं और स्कूल में पढ़ाई करने के बाद भी घर के काम में हाथ बटाती हैं। उसके बाद भी इन बच्चियों में पढ़ने का जज्बा है, इसीलिए किसी भी मंच पे किसी भी तरह से इन्हें डिस्करेज ना किया जाए। कोर्स नंबर 4 में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है जो हमारी सोच को कई बार रिफ्लेक्ट करता है कि बच्चियां, जो लड़कियां होती हैं वो गणित में अच्छी नहीं होती हैं। इस तरह की सोच लेके बहुत सारे शिक्षक साथी हैं वो शिक्षण कार्य कराते हैं। तो इस तरह की मानसिकता को तोड़ने की आवश्यकता है और जेंडर के ध्यान में रखते हुए हम कभी भी बायस ना हो। हम ये ना सोचें कि अमुक विषय में लड़के अच्छा कर पाएंगे, लड़कियां अच्छा नहीं कर पाएंगी। खेलकूद है सिर्फ लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए नहीं है। या उल्टा, जो क्राफ्ट्स है, फाइन आर्ट्स है या हॉबीज है, वो लड़कियों का काम है, लड़कों का काम नहीं है। इस तरह के जो लिंग से आधारित सोच है, जेंडर से आधारित सोच है, वो हमारे क्लासरूम में ना पहुंचे। ये जो कोर्स नंबर 4 है हमें यही सिखाता है और आशा है कि हमारे शिक्षक साथी हैं कोर्स नंबर 4 से जो नई चीजें, जो नए सोचने के बिंदु आपको प्राप्त हुए हैं, आपके क्लासरूम में किसी भी तरह का जेंडर आधारित भेदभाव नहीं होगा। बालकों को और बालिकाओं को समान रूप से आप सपोर्ट करेंगे, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे जीवन में अच्छा करने के लिए। जो कोर्स नंबर 5 है वो है टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट कोर्स में आईसीटी का एकीकरण। आप देखेंगे अपने आसपास कि आपके बच्चे या आपके जो निकट रिश्तेदार हैं, उनके बच्चे जो प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं, कोविड के दौरान किस तरह से सूचना और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स हुए हैं, बच्चों को असाइनमेंट दिए जा रहे हैं और हमारे शासकीय सिस्टम में भी बहुत सारे जिलों ने, बहुत सारे हमारे टीचर्स ने स्वयं आगे आकर इनोवेटिव प्रैक्टिसेस अपनाकर व्हाट्सएप का बहुत अच्छा उपयोग किया है। आप देख रहे हैं कि जो आईसीटी है और सूचना का और आईटी का जो उपयोग है वो हमारे दैनिक जीवन में एम्बेड हो चुका है, मैश हो चुका है, जुड़ चुका है। ऐसा जो हम आईटी का उपयोग करके अपने दैनिक जीवन को फंक्शनल बनाने के लिए करते हैं, तो पढ़ाई के दौरान, शिक्षण कार्य के दौरान भी जो आईसीटी की तकनीक है उसका उपयोग किया जाए और ये ना सोचा जाए कि जो मोबाइल है उसका उपयोग मैं सिर्फ अपने पर्सनल यूज या अपने खुद के ज्ञान अर्जन के लिए करूंगा। मोबाइल आज बहुत बड़ा एक सीखने का एक जरिया बन चुका है, सीखने का माध्यम बन चुका है। कैसे मोबाइल के माध्यम से हम डिजिटल टीएलएम बच्चों तक लेके जा सकते हैं, कैसे जो अन्य शिक्षक सामग्री है जो यूट्यूब पे उपलब्ध है, डिजिलैब के माध्यम से हमने आपको बताया है, आपको हर दिन वो सामग्री शेयर होती है।
कैसे हम उस सामग्री का उपयोग, उस डिजिटल सामग्री का उपयोग हम टीएलएम के रूप में कर सकते हैं। अभी तक टीएलएम की जो सोच थी वो भौतिक टीएलएम की थी कि हमें चार्ट यूज करना है, कोई मॉडल बनाना है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है जो बच्चों को दिखाना है। लेकिन अब टीएलएम का स्वरूप भी परिवर्तित हो चुका है। जो टीएलएम है वो भी अब ऑनलाइन की श्रेणी में आ चुका है। तो क्यों ना हम अपने मोबाइल का उपयोग करके बच्चों को एजुकेशनल कंटेंट दिखाएं, एजुकेशनल वीडियोस दिखाएं, ताकि जो पाठ आप पढ़ा रहे हैं, जो विषय आप पढ़ा रहे हैं, उसको आप मोबाइल के माध्यम से, अपने टैबलेट के माध्यम से, या आपके स्कूल्स में जो संसाधन उपलब्ध हैं, एलईडी टीवी है, प्रोजेक्टर है, उन सभी का उपयोग करके आप कैसे शिक्षण कार्य प्रभावी बना सकते हैं। यह बात, इस तरह की जो बातें हैं वो कोर्स नंबर 5 है, उसमें समाहित की गई है। अगला जो कोर्स है आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, यानी कैसे हम कला का उपयोग अपनी शैक्षणिक प्रक्रिया को और सुदृढ़ कर सकते हैं। जब हम कला की बात करते हैं तो कला का मतलब सिर्फ ड्राइंग या आर्ट्स नहीं है, सिर्फ ड्राइंग पेंटिंग नहीं है। जितने भी तरह के परफॉर्मिंग आर्ट्स होते हैं, चाहे नृत्य हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो पेंटिंग हो या फाइन आर्ट्स हो, कैसे हम इन सभी स्किल्स का उपयोग करके अपनी शिक्षण व्यवस्था है उसको मजबूत कर सकते हैं और उससे ज्यादा उसको रोचक बना सकते हैं। बहुत सारी बातें बच्चों को ऐसी होती हैं, जब आपके बताने का, पढ़ाने का जब पद्धति बदल जाए, बच्चों की जो रिसेप्टिव पावर है, बच्चों की जो समझने की शक्ति है, वो और उसमें सुधार होता है। कई बार चौक, डस्टर और किताबें और ब्लैक बोर्ड के अलावा अगर हम आर्ट के जो प्लेटफॉर्म्स है उसका यूज करते हैं, जैसे अगर कोई छोटी सी हम स्किट बनाएं, ड्रामा बनाएं, बच्चे उसमें जो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं उसको बच्चे प्ले करें, बहुत सारे साइंस के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो डांस ताल होती है। तो इस तरह की एक इनोवेटिव व्यवस्था है, वो हमारे टीचर्स ऑलरेडी करते आ रहे हैं, लेकिन व्यवस्थित ढंग से हम कैसे कर सकते हैं ताकि हमारे बच्चों को कठिन कॉन्सेप्ट्स को, कठिन विषयों को समझने में कम से कम समय लगे और बच्चों की समझ और परिपक्व हो इन विषयों के प्रति, इन कॉन्सेप्ट्स के प्रति। इसके लिए हम कला का उपयोग कर सकते हैं। और मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि कला से आशय सिर्फ संगीत या नृत्य नहीं है, के बहुत विविध स्वरूप होते हैं। इन उदाहरण के लिए आर्ट, क्ले, गीली का उपयोग, आपके जो स्कूल का वातावरण है उसका उपयोग, हमारे ग्रामीण परिवेश में बहुत सारी लोकोक्तियां होती हैं, लोक संगीत होते हैं, लोकगीत होते हैं, ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन सभी का भी हम उपयोग करके अपनी जो शैक्षणिक प्रक्रिया है उसको हम और मजबूत कर सकते हैं। तो ये कोर्स नंबर 4, 5 और 6 में जो ओवरव्यू है, जो उसमें जो बातें निहित हैं, उसका कुछ संक्षेप में मैंने प्रस्तुतिकरण दिया था। और मेरा सभी टीचर्स से और सभी हमारे जो अधिकारीगण हैं उनसे आग्रह है, अनुरोध है, वो यही है कि हम सिर्फ आंकड़ों के पीछे ना भागें। प्रायः सभी जिलों ने अच्छा काम किया है और हमारा जो लोएस्ट परफॉर्मिंग जिला है वो 82% पे है, और छिंदवाड़ा, नीमच, नरसिंहपुर, बैतूल हमारे जिले हैं। ये लगातार सीएम राइज पे और निष्ठा पे लगातार ये टॉप 3 जिले हुए हैं। जो आगरमालवा जिला है, बुरहानपुर है, सीधी है, अलीराजपुर है, इंदौर है, डिंडोरी है, आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि हमारा जो सबसे लोएस्ट परफॉर्मिंग जिला जो है आगरमालवा, वहां भी हमारा जो अचीवमेंट है वो 82% है, जो कम नहीं है। लेकिन अभी भी हमारे पास जो गैप है हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन हमारी सफलता नंबर से ज्यादा है, हमें एक बड़े स्तर पे, बड़े पैमाने पे देखने की जरूरत है। जो बार बार शैक्षिक संवाद में कहते आ रहे हैं कि कोर्स कंप्लीशन से ज्यादा होगा कि हमारा प्रत्येक शिक्षक साथी निष्ठा से आधारित जो कोर्स है उसकी एक बुकलेट बना लें, एक कॉपी बना लें, एक रजिस्टर बना लें, जहां पे जो कोर्स के जो मुख्य बिंदु हैं वो नोट करते चलें, ताकि जब आप स्कूल्स खुलें, स्कूल्स में जाएं तो आप एक बेहतर तैयारी के साथ जाएं, आप एक नए स्किल सेट के साथ जाएं, ताकि आपकी जो पेडागोजिकल स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो सकें। और शैक्षिक संवाद के आयोजन के लिए
मैं आरएसए की एससीईआरटी शाखा और ट्रेनिंग शाखा को बधाई देना चाहूंगा। आप सभी ने बहुत मेहनत की और एक बहुत सफल आयोजन किया है, और इसी कड़ी में हमारे जो हैं जो आज प्रस्तुतिकरण कर रही हैं, डाइट ग्वालियर कर रहे हैं, डाइट भोपाल और डाइट पन्ना। आप भोपाल, ग्वालियर और पन्ना की जो डाइट आप सबका प्रस्तुतिकरण मैंने देखा है, बहुत अच्छा है, और आशा है कि आपके प्रस्तुतिकरण से निष्ठा के जो कोर्सेज हैं उसको एक बेहतर समझ बनाने में हमारे टीचर्स को बहुत सहायता मिलेगी। धन्यवाद।